जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello student, as you are looking at the screen and you see the perfect strategy to prepare for judiciary examination. Question ये आता है कि what do you mean by perfect strategy? Because every student who is preparing for judicial services examination, he or she try his or her best to achieve the success. But who got the success, who is going to get the failure? This is a question which needs to be considered. तो आज हम इस छोटे से टॉपिक पे डिस्कशन ये करेंगे कि एज अ एस्पिरेंट ऑफ जुडिशरी ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्टेज पे, और क्या वो डूज एंड डोंट्स हैं जिसको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. एज वी ऑलवेज नो दैट द कंपटीशन एरा, जब हम लोग कंपटीशन के फेज में हैं तो सिलेक्शन इज नॉट अ सर्टेन क्राइटेरिया कि अगर आप कुछ सर्टेन पॉइंट्स को फॉलो करोगे रिगरसली तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा. बट इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस टू एंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी, जिसमें कि आपको चांसेस सिलेक्शन के बहुत श्योर हो जाते हैं. तो एज एन एक्सपीरियंस फैकल्टी, एज एन एक्सपीरियंस एस्पिरेंट ऑल्सो, आई वुड शेयर माई व्यूज टूवर्ड यू कि ऐसे हम क्या पॉइंट्स को फॉलो करें अपनी स्ट्रेटजी में जिससे कि हमारी सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो हमको अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में दिखे. द पॉइंट ये आता है स्टूडेंट कि जब हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो हम इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि हमारी बिगिनिंग क्या होनी चाहिए, यानी किस स्टेज से हम शुरू करें. तो अगर मैं आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन का बिल्कुल स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट बताऊं तो आई वुड से कि जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जज की पोस्ट लेना है, तो पहला स्टेप तो ये होता है स्टूडेंट कि आपको अपनी स्टेट प्रायोरिटीज फिक्स कर लेनी चाहिए. रीजन बीइंग, जब आप स्टेट प्रायोरिटी फिक्स कर लेते हो तो आपके लिए ये इजी हो जाता है कि मैं कैसे जॉट डाउन करूं उन सारे इश्यूज को जो पर्टिकुलर स्टेट एग्जामिनेशन में आता है. रिमेंबर स्टूडेंट, जब हम एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो जितने भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ इट, वहाँ पर आपको 6-7 स्टेट ऐसे मिलेंगे जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो. बट क्वेश्चन इज, क्या आपको हर स्टेट में फॉर्म फिल करना चाहिए और हर स्टेट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए या नहीं? तो माय आंसर वुड बी नो, बिकॉज अगर आप हर स्टेट को लेके प्रिपरेशन करोगे तो आपकी सारी एनर्जीज जो होती है एज एन एस्पिरेंट वो स्कैटर्ड हो जाती है डिफरेंट डायमेंशंस में. तो वी नीड टू स्टिक टू सम पर्टिकुलर स्टेट्स ओनली. हमें अपनी स्टेट्स प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि ऐसे कौन से वो स्टेट है जो मेरी इफिशिएंसी, पोटेंशियल्स एंड मेरे इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी. तो आप अराउंड 2 या 3 स्टेट्स प्रिफर करिए. जैसे कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप 2 या 3 स्टेट्स जब आप प्रिफर करते हो तो आपके लिए अपनी प्रिपरेशन को कन्फाइन करना ईजी हो जाता है. सपोज अगर आपने कुछ 3 स्टेट्स प्रेफर करने हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन आई चूज दैट दीज आर द सर्टेन स्टेट्स जहां अपनी प्रिपरेशन में करूं. इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है स्टूडेंट कि आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना फोकस स्टेट प्रिफर करना होगा जिसके लिए आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं, आपको उस स्टेट का एग्जामिनेशन देना ही देना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि माई होम टाउन इज दिल्ली, ठीक है, और मेरे को दिल्ली इज आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद वर्किंग इन दिल्ली इटसेल्फ, तो ये तो मेरा फोकस स्टेट होगा. क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ दिल्ली को स्टिक करके हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करें? आंसर इज नो, बिकॉज ये इतना अनप्रेडिक्टेबल कंपटीशन है कि एक स्टेट प्रिफर करके आपके लिए ये नुकसानदेह होगा. आपको करना क्या है कि आपने 2 स्टेट और चूज करने हैं प्लस 2 स्टेट्स. अब क्वेश्चन ये आता है कौन से पैरामीटर से, इतने सारे स्टेट से कौन से वो 2 स्टेट मैं चूज करूं जिनको मैं दिल्ली के साथ प्रिपेयर कर लूं. दूसरी चीज आती है कि आपको वो जो 2 स्टेट्स और प्रिफर करने हैं वो स्टेट्स जो हैं, और आपका फोकस स्टेट्स में जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कॉमन सिलेबस होना चाहिए.
कॉमन सिलेबस का जो रिजल्ट होता है चूजिंग कॉमन सब्जेक्ट इज दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू, कि आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन में कुछ सर्टेन यानी स्पेसिफिक लॉज ही पढ़ने होते हैं, स्पेसिफिक लॉज पढ़ने होते हैं। और आप जब कभी किसी एक स्टेट की प्रिपरेशन करते हो तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट दूसरे स्टेट की प्रिपरेशन पर भी पड़ता है। सपोज अगर मैं कहूँ कि मैंने दिल्ली के साथ आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग दिल्ली प्लस हरियाणा तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा? आपको पता है दिल्ली और हरियाणा में एक तो सिलेबस भी कॉमन है, दूसरी चीज है जब आप मेंस एग्जामिनेशन देते हैं स्टूडेंट, तो मेंस एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है वो भी कॉमन होता है। यानी दिल्ली और हरियाणा में मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी बेस्ड नहीं होते बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। आपको पैटर्न सेम मिल रहा है, कंटेंट अगर आप रेडी करते हो, अगर आपने एक क्वेश्चन दिल्ली के लिए तैयार करा तो वही सेम क्वेश्चंस आपका हरियाणा के लिए भी प्रिपेयर हो चुका है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे कि मैंने 3 स्टेट्स लेने हैं, एक मेरा फोकस स्टेट होगा और दूसरे जो 2 स्टेट्स होंगे उनका जो सिलेबस होगा वो कॉमन होगा। लाइक जो मेरा फोकस स्टेट है उसका पेपर पैटर्न कॉमन है, उसके सब्जेक्ट्स कॉमन है, ठीक है, उसका मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कॉमन है, उसका इवैल्यूएशन पेपर पैटर्न, ईच एंड एवरी डायमेंशन आप देखिए। और अगर आपको लगता है कि ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कॉमन अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं तो आपने इन स्टेट्स को फिक्स कर लेना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम आस्किंग अबाउट, कि आपको प्रिपरेशन में ये चीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए आपने एक पॉइंट तो क्लियर कर लिया, आपको सर्टेनिटी है कि मेरे को ये पर्टिकुलर स्टेट्स की मैं अपनी प्रिपरेशन करनी है। Now, the second rule is that you are going to follow is that now you have to go exhaustive, यानी आपने अपना जो भी स्टेट्स का सिलेबस है उसको क्या करना है? एग्जॉस्टिव एनालिसिस करना होगा, ठीक है। आपको क्या करना है? एग्जॉस्टिव एनालिसिस करना है, जिसके लिए आपको किसी टीचर किसी मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ती। रीजन बीइंग, आप एक बार ये देख लीजिए कि जो स्टेट्स मैंने प्रेफर करे हैं वहां पर जो एग्जाम पेपर पैटर्न है, जैसे कि आप देखते हो दैट इज प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यूज, इन तीनों ही स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि आपको कैसे सब्जेक्ट्स प्रेफर करा रहे हैं। इट्स मीन इन्होंने आपसे प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, नेचर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन क्या है, क्या ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ रहे हैं, क्या ये इलस्ट्रेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्या ये डायरेक्टली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो जब आप ये मगिंग करते हो ना, जब ये चीज़ एग्जॉस्टिव आप देखते हो तो आपको समझ में आता है ओके this is the way of asking question in that particular state examination. This is the one point. Second point is that आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी करना है। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आप सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। अब 2 पार्ट में जब आप डिवाइड करोगे तो एक आपके सब्जेक्ट्स कैसे होंगे? फोकस्ड सब्जेक्ट, इसका मतलब है ये हमारे सबसे ज्यादा वेटेज रहता है इन सब्जेक्ट को, इनको हम एक रो में मेंशन करेंगे, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट हैं दैट इज कॉल्ड माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने तो है बट इनसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम आता है, ठीक है। मैं माइनर लॉज की बात नहीं कर रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ जिनमें कि आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 या 5 करके कंप्लीट कर देते हैं। तो अब रेशियो बनाओ। अब जब रेशियो बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको 15 to 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको 2 3 4 या 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या दोनों ही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को आपको इक्वल टाइम देना है? आंसर इज नो। इसीलिए इन द बिगिनिंग स्टेज यू शुड मेक इट वेरी क्लियर कि हमको फोकस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन करना है
और इसके बाद माइनर सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करना है। माइनर सब्जेक्ट के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो रेगुलरली आपका रहेगा, आप उसको स्टडी भी करोगे, रिवाइज करोगे, स्टडी करोगे, रिवाइज करोगे, फोकस सब्जेक्ट्स आपका रेगुलर प्रिपरेशन में चलेगा। तो एक तो ये मेथड होता है आपको इसको सेपरेशन करने का। अब क्योंकि आपने सिलेबस को अच्छे से एग्जॉस्टिव तरीके से स्टडी करा है तो आपको ये पता हो गया कि मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, इन 3 या 4 स्टेट्स में मुझे फोकस करना है, मुझे अच्छे से पता है मेरे माइनर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, मेरे मेजर सब्जेक्ट क्या होंगे, मुझे ये भी अच्छे से पता है कि ये पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पर मैं एग्जामिनेशन दूं या देने वाले हूँ, यहाँ पर क्वेश्चंस का मेथड क्या होता है, क्या वहाँ पर केस लॉस प्रियोरिटी है, क्या वहाँ पर बेयरएक्ट प्रियोरिटी है, क्या वहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रियोरिटी पे रहते हैं, या फिर इनके क्वेश्चंस सबसे मिक्स होके आते हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे बिगनिंग में तो आपका जो जर्नी है प्रिपरेशन की वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि हमने सिलेबस अच्छे से देखना है, हमें स्टेट्स को फोकस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंटर आता है स्टूडेंट वो ये कि एक बार आपको ये भी देखना है कि क्या आपके सब्जेक्ट जो है इसमें सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और 3 कैटेगरी में डिवाइड करके एक पोर्शन बनाएंगे दैट इज कॉल्ड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स जो है ना वो आपसे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि जिन स्टेट्स की प्रिपरेशन हमें करनी है उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स का स्कोप कितना है, because once you started to prepare for the state of UP you will realize is that there is a equal ratio of preparation for GK GS portion as well as the law subject। तो यहाँ पर आपका क्योंकि आपने बिगिनिंग में ही जॉट डाउन कर लिया है, अपने सिलेबस को एग्जॉस्टिव तरीके से स्टडी कर लिया, तो आपको अब ये पता है कि मैं जिन स्टेट्स में दे रहा हूँ वहां पर level of asking questions and the weightage of asking questions from the part of GK GS and CA कितना होगा। तो ये जो पोर्शन है अगर आप जिन स्टेट्स में दे रहे हो अगर वहां पर पोर्शन ज्यादा है तो from the beginning of your preparation you should go exhaustive toward these subject also। Now the second segment is about the language। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि आप जिस स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्या उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट देयर आर मेनी स्टेट्स जहां पर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं, बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आते बल्कि मेंस में वो एक सेपरेट पेपर करवा लेते हैं लैंग्वेज का। हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस कराएं या फिर दूसरी लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड हिंदी। ठीक है, तो आपसे हिंदी या इंग्लिश पे भी आ सकता है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं स्टूडेंट जिनमें वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी रीजनल लैंग्वेज को भी जानो। फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, है ना, तो यहाँ पर वो अपने स्टेट की रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर पंजाब स्टेट जुडिशरी। तो यहाँ पर आप जब तक उस स्टेट को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे जब तक आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं पता, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप उन स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो इन जनरल जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी फोकस सब्जेक्ट होते हैं। आपने लैंग्वेज को भी प्रिपेयर करना है यानी इंग्लिश और हिंदी को भी प्रिपेयर करना है। मैंने आपको बताया कि प्रीलिम स्टेज पर आते हैं तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मेंस में आएंगे तो कैसे आते हैं। स्टेट ऑफ एमपी की स्टूडेंट अगर बात करें तो वो इंग्लिश हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी की जगह पर आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनली कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर प्रीलिम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और इनको तैयार करना भी आपके लिए आसान होता है। लेकिन अगर आप स्टेट ऑफ उत्तराखंड की बात करोगे तो स्टेट ऑफ उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है स्टूडेंट जहां पर आप ड्यूरिंग मेंस ये देखोगे कि आपको एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंप्यूटर। इसलिए
अगर आपने उत्तराखंड को अपना एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट स्टेट बनाया है प्रिपरेशन के लिए, तो आप ये भी देख लेना कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आती हो। इट्स मीन जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है उत्तराखंड में, अगर आपने कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाई नहीं करा तो आपकी बाकी रेस्ट सब्जेक्ट भी चेक नहीं होते, इवेलुएट नहीं होते। तो दिस काइंड ऑफ फोकस पॉइंटर्स यू शुड रिमेंबर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने स्टेट फोकस कर लिया, प्रिपरेशन शुरू कर दी, प्रीलिम हो गया, मेंस हो गया, एंड देन यू रियलाइजेस कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि इसमें कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है टू रिजॉल्व द इश्यूज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वी आर लिविंग इन द जनरेशन जहाँ पर कंप्यूटर इज नॉट एन हरकुलियन टास्क। आप एक 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की तैयारी करके भी कंप्यूटर में स्किल अटेन कर लेते हो। तो ये हमारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमें तैयारी करनी है। अनदर सब्जेक्ट दैट इज लॉ। अब आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, लॉ की आपको नॉलेज नहीं है, ऐसा तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते। यहाँ पर लॉ हमारा हमेशा से फोकस सब्जेक्ट रहता है। हमने ड्यूरिंग एलएलबी भी लॉ को एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ा है। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स किया है वहां पर भी आपने लॉ को अच्छे से पढ़ा है। अभी हमें स्टेट जुडिशरी प्रिफर करना है। स्टेट हमने प्रिफर कर लिया है, हमारे पास सर्टेन स्टेट कमीशन की एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पर हमको लॉ के सब्जेक्ट्स को भी ऐसे बाइफरकेट करके प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन फॉर जुडिशरी, आपने जनरल नॉलेज, लैंग्वेज और लॉ को इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में कंप्लीटली बाइफरकेट करके तैयारी शुरू करनी है। तो जैसे यहाँ पर आप स्टेट प्रेफर कर चुके हो, तो आप देखते जाना कि जो भी हमारे स्टेट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर इतना फोकस कर रहे हो जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने भी नहीं है, लेकिन आप 3-4 महीने की तैयारी में सीधे सीधे उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपना ध्यान लगा रहे हो। तो जो भी पढ़ेंगे हम, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो भी एनालिसिस करेंगे, हम अपना जो भी टाइम कंज्यूम करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन में 1 स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, ना कि 1 स्टेप बैकवर्ड होना चाहिए। तो ये चीजें आपको बहुत पॉइंटर्स नोट करने हैं कि मेरे को ऐसे कैसे करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, अगर मैं आपसे कहूँ कि रूल नंबर 3 क्या है आपकी प्रिपरेशन में, तो क्योंकि आपने स्टेट प्रिफर कर लिया, सिलेबस को अच्छे से एग्जॉस्टिव तरीके से देख लिया, रूल नंबर 3 ये है कि जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लॉ नहीं होता, ठीक है, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, और कौन से एडिशनल सब्जेक्ट, अदर देन लॉ, ठीक है, अदर देन लॉ, इसको लेके आप रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करो, यानी रेगुलर प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो करते हैं वो ये कि जो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं लाइक जीके, जीएस, ठीक है, लाइक आपका साइंस है, या फिर आप कहोगे कंप्यूटर है, या फिर लैंग्वेज का सेगमेंट है, उसको हम रिजर्व करके रखते हैं। हमें लगता है कि हम इसकी प्रिपरेशन जब करेंगे जब हमको उस चीज को टू द पॉइंट फेस करना होगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है, आपने ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, उसकी कंस्टेंट प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए हर दिन आपकी प्रिपरेशन में अराउंड 2 आवर्स आपको निकालने चाहिए। तो ये जो 2 आवर्स आप अपने पर डे की प्रिपरेशन से रिमूव कर रहे हो या आप अलग कर रहे हो, ये इसलिए क्योंकि यही 2 आवर्स आपको बाद में सिलेक्शन के टाइम पर आपके प्रेशर को कम करेंगे। बिकॉज व्हाट हैपेंस, सी द स्टूडेंट, अगर हम लॉ बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर लें और एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में अगर हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार नहीं होते, तो हमारे लॉ के सब्जेक्ट पर भी ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो दिस इज द रूल नंबर 3 that you should constantly prepare for your additional subject like GK, GS, computer and language regularly. It doesn't matter कि आप उसको 5-6 घंटे रेगुलरली दो, आपने 2 घंटा 1 घंटा भी अगर दे रहे हो ना, तो भी इट्स अ गुड टास्क टू डू दैट। नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 4, अगर मैं रूल नंबर 4 की बात करूं कि अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, स्टूडेंट एक चीज को हमेशा याद रखो, जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपनी प्रिपरेशन स्टेज में फोकस रखते हैं उनको भी बहुत ज्यादा एज मिलते हैं सिलेक्शन में।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो भी स्टेट एग्जामिनेशन करवाते हैं वो अपने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि उनका एक अपना सेट पैटर्न होता है। अगर इस बार उन्होंने किसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट ईयर नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके बाद स्किप करके अगले साल वो उसी टॉपिक पे फिर से आ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, जो कि इन जनरल सभी आपको एडवाइस करेंगे, तो मैं कहूँगी चलिए 10 इयर्स तो आप कर ही रहे हो। अगर आप जिस स्टेट में दे रहे हो वहां पर सिलेबस चेंज हो गया है, इसको फोकस करके तैयारी करिएगा। क्योंकि जस्ट इमेजिन आप 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर रहे हो, और जबकि 2025 में जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो वहां पर इस पर्टिकुलर स्टेट में सिलेबस क्या हो गया है, कंप्लीटली चेंज हो गया है या पार्शली चेंज हो गया है। तो आपने प्रीवियस ईयर्स में जो 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे उसमें से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, आप अपनी बुकलेट में या अपने टॉपिक पे उसको यहाँ से रिमूव करते जाइए। रीजनिंग कुछ भी 1% आपका टाइम इररेलेवेंट चीज पे नहीं जाना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे ना तो यू शुड रिमेंबर, you should understand this point कि whatever has been already excluded from the syllabus, you don't need to go through on that particular topics। तो इसको वहां पर हटाते जाओ। प्रीवियस ईयर आप 10 साल के करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करो जिस सिलेबस में है। अगर कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं और जिस स्टेट में आप दे रहे हो उस स्टेट में इस तरीके के पेपर्स या क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन ज्यादा नहीं है, तो यू कैन रिफर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट। ये मैंने क्यों बोला, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यूपी जुडिशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो हमने 2018 के बाद यानी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें नए लॉज यानी न्यू लॉज कौन से, यानी जेंडर सेंसिटिव जो लॉज हैं, सीनियर सिटीजन सेंसिटिव जो लॉज हैं, चिल्ड्रन सेंसिटिव जो लॉज हैं, उन लॉज को सिलेबस में इंक्लूड कर लिया। लेकिन क्योंकि पहले हमने डीवी एक्ट से कोई क्वेश्चन पूछे नहीं थे यूपी में, साथ ही साथ हमने आपसे 2013 का जो एक्ट है उससे भी क्वेश्चन नहीं पूछे, साथ ही साथ आपसे जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज हैं, जे एक्ट है, व्हाटएवर पॉक्सो जो जे जो भी है, उनसे क्वेश्चंस हमने पूछे नहीं, तो हमें नहीं पता कि ये स्टेट कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। वी डोंट हैव एनी आइडिया। इसके लिए उन स्टेट्स में आप जंप कर जाओ जिन स्टेट्स में इन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, जैसे एमपी जुडिशियल सर्विसेज है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज है, या कोई भी अदर स्टेट जहां पर उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड and to know what kind of questions may be asked in your examination। ये भी एक पैटर्न हो सकता है। The next important thing is that आपने सबसे important चीज है that is called टाइम टेबल। तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, जो कि इन जनरल स्टूडेंट्स को एक बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं। टाइम टेबल मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है अभी आपका नोटिफिकेशन भी ना आया हो, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्लो रहती है, ठीक है। जैसे जैसे प्रिपरेशन का स्टेज आता है वैसे वैसे ये अप्स एंड डाउन होता रहता है। ये जो अप्स एंड डाउन देखते हो ना, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। यानी जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्लो है, जब नोटिफिकेशन आ गया तो बड़ी भी पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर से हम डाउन गए, फिर मेंस आ गया, फिर से अप्स एंड देन फिर स्लो। ये चीज नहीं, बल्कि हमेशा इक्वल फेज में तैयारी करो, ठीक है। इक्वल फेज में क्यों, डजेंट मैटर नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, हमको अपना पूरा 1 ईयर का एग्जॉस्टिव प्लान बनाना चाहिए कि पूरा 1 साल का प्लान है जिसमें 2 तरीके के प्लान्स बनाओ। एक प्लान आपका होता है दैट इज कॉल्ड रिमोट प्लान, और एक आपका होता है क्विक, है ना, क्विक प्रिपरेशन प्लान। क्विक प्रिपरेशन में आप 1 वीक का भी बहुत छोटे सेगमेंट में भी प्लान बना सकते हो, 1 मंथ का प्लान बना सकते हो, और जो 1 ईयर एग्जॉस्टिव प्लान है उसमें आप पूरा कंप्लीट देखो कि 1 साल बाद मैं आपको अपने आप को इस पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कहाँ पाऊंगा या पाऊंगी। तो आपको टाइम टेबल को बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से बनाओ और उसके बाद उसको रिगरसली फॉलो करो। सिमिलरली यू बीइंग अ ह्यूमन, अगर मान लीजिए किसी कुछ ऐसे डेज हैं जहां पर आपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से सोच रखा था कि हमारे 3 लॉज खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसका आउटपुट आपने क्या देखा, आउटपुट ये देखा बिकॉज ऑफ सिकनेस या कोई कैजुअलिटी को एनीथिंग एल्स, यू हैव स्किप फ्रॉम दैट पॉइंट।
तो उस पर्टिकुलर स्टेज में आपने जो भी लॉस करा उससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मंथ आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जॉस्टिव प्लान बनता है उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, नॉट टू वरी, लेकिन आपने ये जो गैप छोड़ा है इस गैप को फुलफिल तो करना पड़ेगा ना। इस गैप को फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट यानी प्रोसीडिंग टाइम पर, सक्सीडिंग टाइम पर आप इसको कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपको लगता है कि मैं बिना डिसिप्लिन की तैयारी करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर हो भी जाता है ना तो भी इट माइट बी पॉसिबल कि आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। प्रीलिम के टाइम पे भी डर लगेगा कि पता नहीं रिजल्ट मेरा आया कि नहीं, मेंस के टाइम और इंटरव्यूज के टाइम। तो ये सारी चीजें हैं टाइम मैनेजमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट अगर मैं कहूँ, लास्ट रूल दैट आई वुड यूज हियर, दैट इज मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीलिम की स्टेज पर भी हो, आप प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है अभी तो मैंने फॉर्म भी फिल नहीं करा तो मेरे को मेंस आंसर लिखने से क्या फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग इज एक्चुअली द मेथड विच रिगरसली इज टू बी फॉलोड। यानी जितना ज्यादा कंस्टेंट वे में आप मेंस आंसर करोगे आपको आउटपुट भी उतना अच्छा दिखेगा। क्योंकि ऑलवेज हैपेंस इन जनरल कि जब आप प्रिपरेशन करते हो आप बहुत, आपकी नॉलेज भी एक्सट्रीम हो जाती है, आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब रियल टेस्ट, टाइम टेस्ट आता है, आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट का कंप्लेन रहता है कि मेरे को नॉलेज तो बहुत थी लेकिन मेरा 10%, 15%, 20% पेपर छूट गया। रीज़न यही होता है बिकॉज वी हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, बट हमको ड्यूरेशन वहाँ फिक्स मिला है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर 10 मिनट बाद पेपर कर लेंगे, 20 मिनट बाद कर लेंगे। यहाँ पर हर एक आंसर के लिए, मेंस आंसर के लिए आपको 5 to 7 मिनट्स काउंट हो रहा है। दैट काउंट डाउन इज स्टार्टेड नाउ। तो आपको इंट्रो भी देना है उसी टाइम पीरियड में, आपको मेन बॉडी भी लिखना है उस मेंस आंसर की, आपको कंक्लूजन भी देना है, और साथ ही साथ क्योंकि आप मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो आपको स्ट्रेस भी हो जाता है, आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड भी तो करना है। इफ you know the complete law, you have read the question not in a proper way, आप समझ नहीं पाए कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है, बस आपने उसका की पॉइंट देखा एंड यू स्टार्टेड राइटिंग मेंस आंसर, तो क्या होगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसीलिए आप जितने मेंस का प्रैक्टिस करोगे, मेंस आंसर लिखोगे, आपके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप होगी, और ये कैपेसिटी जो होती है वो 1-2 दिन का काम नहीं होता, वो कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ोगे उतनी ही आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में अचानक से आपको 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन का क्वेश्चन मिला तो आप हड़बड़ा ना जाओ। आपने बहुत पहले से ही बहुत प्रैक्टिस है, आपने 20, 25, 30, 35 क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कर रखे हैं, आपको पता है कि ये रेस जुडिकाटा तो है, लेकिन इस रेस जुडिकाटा में भी 20 क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने जैसी स्क्रीन पे रेस जुडिकाटा देखा, रैंडमली आई स्टार्टेड माय पेन एंड स्टार्टेड इन राइटिंग, दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है, एंड दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी कैन बी डेवलप्ड ओनली when you are constantly reading, going through the mains question, ठीक है। तो आपने मेंस के क्वेश्चंस भी यहाँ देखने हैं। दूसरी चीज और क्या डेवलप करेगी आपको जब आप इसको लिखना शुरू करोगे मेंस आंसर को, तो दूसरी चीज ये होती है कि क्योंकि आप मेंस आंसर लिख रहे हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम मेंस आंसर लिखो तो आपका जो कंटेंट होगा वो कुछ और होगा, बिगनर हो आप, और जब उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कंस्टेंटली 3-4 बार आंसर लिख चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी आप वही कंटेंट दोगे उस क्वेश्चन पे जो आपने फर्स्ट टाइम दिया है। It means you will update your answer, you will re-evaluate yourself, you will take the help of your mentor also and will decide कि okay, अब मेरा जो right pattern होगा, right approach होगी इस मेंस आंसर में, वो नहीं होगी जो मैंने लिखी थी। In fact, मैं properly separated पैराज में एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। मैंने क्वेश्चंस को 3 पार्ट है तो 3 पार्ट को अलग अलग एड्रेस करना है, जबकि जब मैं बिगिनिंग कर रहा था तब मैंने कंप्लीटली बस एक ही पॉइंट पर लिखना शुरू कर दिया। दिस काइंड ऑफ कैपेसिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है हम उससे बोलते हैं कि आप लोग जितने क्वेश्चंस के आंसर्स करते हो उतना अच्छा कंटेंट आएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मेंस का आंसर एक बार लिखते हैं तब भी वही लिखते हैं,
2 बार लिखते हैं तब भी वही लिखते हैं, थर्ड टाइम तब भी वही लिखते हैं. So what is the need of this? क्यों आप एक ही कंटेंट को रिपीटेडली लिख रहे हो? अगर आपको फर्स्ट टाइम भी 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10, इट्स मीन दैट यू हैव टू डू समथिंग बेटर देन दिस. यानी आप कंस्टेंटली अपने आप को इवेल्युएट करा रहे हो. आपको हर बार 4 नंबर मिल रहे हैं, 5 नंबर मिल रहे हैं, आप फिर भी नहीं सोच रहे हो. सो यू शुड रीथिंक अबाउट इट. आप जो कंटेंट लिख रहे हो आपको उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि द बेस्ट आंसर इज रिक्वायर्ड दैट एटलीस्ट यू शुड रिक्वायर 7.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स. 7 नंबर 7.5 नंबर तो 10 में चाहिए. अगर आपकी नहीं आ रहे तो इट्स मीन आपका कंटेंट वो एड्रेस नहीं कर पा रहा जो वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है. That is what I am telling you, student. You should constantly prepare for your mains examination. लगातार आप करते रहो, थकना नहीं है, क्योंकि मेंस का प्रैक्टिस ही पैटर्न ऐसा होता है कि आप अगर 1 साल तक भी लिख रहे हो तो ये कोई बहुत बड़ा आपने अचीव नहीं करा. आप जब एग्जामिनेशन में रियल टाइम टेस्ट एग्जाम दोगे तो आपके दिमाग में वो सारी थॉट प्रोसेस चलेगी और यू विल गिव द करेक्ट आंसर ऑन द सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको मैंने बताई. एक लास्ट चीज जो है ना वो मैं इंटरव्यू से रिलेटेड बताना चाहती हूँ. रीजन बीइंग बिकॉज हमें तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए, और इंटरव्यू की बात तो ऐसी है कि लोग बोलते हैं कि वंस यू क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में प्रिपरेशन करोगे, कई सारे मॉक्स लोगे, सिलेक्शन होगा. मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं कहूंगी इंटरव्यू इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर जस्ट 1 2 3 और 1 वीक. ठीक है, इतना नहीं होता. इंटरव्यू से पहले यानी जब आपने प्रीलिम की शुरुआत करी थी, आपने मेंस करा था और अब आप इंटरव्यू की फेज पे पहुंच गए हो, तब तक जो भी आप लॉ में पढ़ते हो, जो भी जीएस जीके में पढ़ते हो, उसका डिस्कशन जरूर करें. ठीक है, उस पर थॉट प्रोसेस अपना जरूर रखें, अपनी ऑब्जर्वेशन रखें, है ना, क्योंकि आप उस टाइम बोल नहीं पाओगे कि हमें बोलना क्या है. बहुत सारा हमारे पास कंटेंट होता है, लेकिन हम उस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं निकाल पाते. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उसको बोलना शुरू करो. आप डिबेट्स करो, आप डिस्कशन करो, आप अपने ग्रुप डिस्कशन, एक हेल्दी ग्रुप बनाओ जिसमें कि आप हमेशा टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हो. कि अगर मान लीजिए रिसेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कैपेसिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सो वी शुड थिंक अबाउट इट ना, कि ये क्या है, कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काम करता है, किस तरीके से यूएनओ में ये टिथ का काम करता है, एवरीथिंग, ऑल दैट थिंग. सो दिस इज ऑल अ ब्रीफ डिस्कशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. तैयारी करो अपनी. ठीक है, प्रीलिम मेंस और इंटरव्यूज को लेके पैनिक नहीं होना है. प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपनी प्रिपरेशन करिए. स्टेट प्रीफर करो, सिलेबस एग्जॉस्टिव तरीके से देखो, मेंस आंसर प्रैक्टिस करो और कंस्टेंट प्रिपरेशन करो, अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में नहीं. जो भी पढ़ना है उसको बोलना है, उस पर डिस्कशन करना है, क्योंकि जब आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होगा देन ओनली यू विल क्रैक द इंटरव्यू. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Subscribe for more content.